आपकी दोस्त और होस्ट उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। अक्सर लोग स्किन की प्रॉब्लम्स यानी त्वचा संबंधी बीमारियों से परेशान रहते हैं। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम इसी पर बात करेंगे कि बदलते मौसम और कोरोना महामारी के बीच त्वचा का कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। मेरे साथ है मेरी को होस्ट रूही परवेज और मेरे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Pankaj Chaturvedi. He is dermatologist and hair transplant surgeon in New Delhi. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you. और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर चैत्रा आनंद। She is a cosmetic dermatologist. मैम, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर पंकज आपसे है। अक्सर लोग इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं कि हमारा स्किन टाइप क्या है, तो कैसे पहचाने कि आपका स्किन टाइप क्या है, और इस वजह से लोग ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं बिना उनके स्किन टाइप को जाने, ताकि उससे उनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनकी स्किन को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में प्लीज आप अपने कुछ सजेशंस और अपने व्यूज दीजिए। ये बहुत ही आसान है और बहुत जरूरी भी है, बिकॉज किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले आपको अपना स्किन टाइप जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम बोलते हैं 1 hour वॉश टेस्ट। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी टेक अ जेंटल क्लेंजर। हम बहुत ही एक सॉफ्ट सा जेंटल सा क्लेंजर लेते हैं, अपने फेस को वॉश करते हैं ल्यूकवार्म वाटर से, और उसको वॉश करने के बाद हम उस पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई क्रीम या सनस्क्रीन या सीरम कुछ भी नहीं लगाते हैं, और हम 1 घंटे वेट करते हैं। 1 घंटे के बाद अगर आप देखते हैं कि आपकी स्किन नॉर्मल है, उसमें कहीं पे भी बहुत ज्यादा ऑयल नहीं है, बहुत ज्यादा चिपचिपी नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा पे ड्राइनेस नहीं है, रेडनेस नहीं है, तो आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है। मुख्यतः 5 स्किन टाइप्स होते हैं: नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो वो नॉर्मल है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल हो गया है, बहुत ज्यादा शाइन है, हर जगह आपको लग रहा है कि जैसे ऑयल निकल रहा है, ग्रीजी है, तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर आप ये देखते हैं आपकी स्किन ड्राई है, आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन चीक्स पे थोड़ी सी ड्राई है, चिन के आसपास थोड़ी सी ड्राई है, आपको खुश्की महसूस हो रही है, माउथ के आसपास आपको लगता है थोड़ी सी ड्राइनेस है, फ्लेकीनेस है, लेकिन आपकी टी जोन चमक रही है, शाइन कर रही है, इसका मतलब आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर आपकी स्किन रेडिश है, आपको इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है आप उसको स्क्रैच करें, जगह जगह आपको रैशेस हो गए हैं, दैट मीन्स योर स्किन इज सेंसिटिव टाइप। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पता लगाने का। जी, थैंक यू डॉक्टर पंकज, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है जो सबको पता होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। मेरा दूसरा सवाल है डॉक्टर चैत्रा आपसे। जैसा कि आपने देखा होगा कि डार्क आर्मपिट्स भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके पीछे क्या कॉजेज होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जो दाग आप बोल रहे हो वो हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। हम सबका स्किन टाइप जो है इंडियन स्किन टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पिगमेंटेशन है, मेलानिन पिगमेंट जो साइंटिफिक टर्म है उसका, इसका मॉलिक्यूल साइज ज्यादा बढ़ता है, तो हमारा स्किन जो स्किन टाइप है इसमें कलर ज्यादा है, इसलिए हम पिगमेंटेड स्किन टाइप। जब कभी कुछ भी स्किन को इरिटेट करेगा तो उसका इंक्रीज होता है प्रोडक्शन। जब इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपको पिगमेंट पैचेस आ सकती है, या पिगमेंट या दाग का स्पॉट आ सकता है, नहीं तो पूरा फेस या बॉडी स्किन को भी दाग आ सकती है। तो यही है कॉज दाग की। बट इरिटेशन कैसे होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सन डैमेज। जब भी हम बोलते हैं, हम सब डर्मेटोलॉजिस्ट एक ही बात बोलते हैं, आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्रीम यूज करेंगे तो आपका सनस्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि 90% जो डैमेज होता है हमारा स्किन के लिए वो सन एक्सपोजर से होता है। और जब भी मैं सन एक्सपोजर बोलती हूँ सब सोचते हैं अरे हम धूप पे जाते ही नहीं, घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर। तो यही होता है कि अगर हम अंदर भी बैठे हैं और विंडो से लाइट आ रहा है, सनलाइट, ये काफी है स्किन का डैमेज करने के लिए, क्योंकि हमारा पिगमेंटेड स्किन टाइप है। और एक है कि अभी वर्क फ्रॉम होम हो रही है, जहां हम कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल डिवाइसेस के सामने बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तो इससे ये ब्लू लाइट डैमेज से भी
दाग आ सकता है। तो सन एक फर्स्ट कॉज सन होता है 90%। सेकेंड होता है हार्मोन चेंजेस, स्पेशली विमेन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स का चेंज होता है। जब हम 25 से 75 तक जा रहे हैं पूरा चेंज होता है। तो जब ये एवरी डेकेड ऑफ लाइफ 25 to 35, 35 to 45, 45 से ऊपर, तो 35 to 45 हम पेरीमेनोपॉज एज बोलते हैं। यहाँ एस्ट्रोजन कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन चेंजेस से हमारा स्किन में सेंसिटिविटी आता है, तो इससे आपका पिगमेंटेशन या दाग बढ़ता है। सेकंड 45 के ऊपर मेनोपॉजल एज है, यहाँ एस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, तो अगेन स्किन का ड्राइनेस होती है, तो इससे दाग बढ़ जाती है। तो ये सब कॉमनेस्ट कॉजेस है। इसके अलावा अभी जब कोई अपना होम थेरेपी करेगा और DIY करके अपना स्किन बर्न हो जाता है, केमिकल बर्न, अनियन जूस लगाया, कोई एप्पल साइडर विनेगर लगाया, कोई पोटैटो जूस लगाया, तो ये भी दाग पड़ता है। तो यही कॉजेज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चड्ढा, एंड आई एम श्योर जिनका भी ये सवाल था और जिनको ये समस्या है उनको अपने उसका आंसर मिल चुका होगा। डॉक्टर पंकज, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। अक्सर हम देखते हैं समर्स में या ह्यूमिड वेदर्स में लोगों को हेयर फॉल की समस्या होती है या बालों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वन वॉश देयर हेयर, प्लस अगर आप कुछ हेयर केयर टिप्स देना चाहें तो। Okay. See, ideally, one should wash the scalp daily or alternate days. ये एक आइडियल सिचुएशन है। अब फीमेल्स में क्या है कि बाल थोड़े लंबे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर आप डेली वॉश करेंगे तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फीमेल्स के लिए रिकमेंडेशन है कि समर्स में और मानसून में ऑल्टरनेट डेज हेड वॉश करना चाहिए, और मेल्स को हर दिन करना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे सीजन्स हैं जिसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहती है। इसकी वजह से बाल थोड़े से फ्रीजी भी रहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ का चांस रहता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती है। तो जितना आप स्कैल्प को क्लीन रखेंगे उतने ये सारे इश्यूज आपको कम आएंगे। अब आती है बात हेयर फॉल की। मानसून अक्सर हम देखते हैं कि मानसून में हेयर फॉल के पेशेंट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, और अभी तो कोविड की वजह से भी एक पैरेलल पैंडेमिक चल रहा है हेयर फॉल का, पोस्ट कोविड हेयर फॉल, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन। जिसको भी कोविड हुआ है हेयर फॉल उसको हो ही रहा है। तो मानसून में हेयर फॉल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसका रीजन है एक फ्रीजीनेस, बाल इंटेंगल्ड हो जाते हैं, बालों का मॉइस्चर का लेवल बढ़ जाता है, और सीजनल वेरिएशंस होते हैं हेयर फॉल में। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बालों के लिए सबसे आपको एक खास ख्याल रखना है कि जो हमारा बालों का चक्र है, जिसको हम हेयर साइकिल बोलते हैं, हेयर फॉल उस पे डिपेंडेंट होता है, और उसको रेगुलेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका न्यूट्रिशन और आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं जिसमें एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोटीन है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, विटामिन हैं, फ्रूट्स हैं, तो आमतौर पे आपको आपके बालों की हेल्थ ठीक रहेगी। अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो आपके बालों को गिरने का एक बहाना चाहिए, चाहे वो मानसून हो, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो कोई भी सीजनल चेंज हो, आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है। न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी एक बहुत बड़ा मिथ है कि तेल लगाने से और ऑयलिंग से हमारे बालों की ग्रोथ होती है, जो कि बिल्कुल भ्रामक है। आप सिर पे क्या लगाते हैं इससे बालों की ग्रोथ पे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऑयलिंग कंडीशनिंग का काम करती है। तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस एक जो स्ट्रेस है आपका, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, वो थोड़ा सा हमें कंट्रोल रखना चाहिए, तो हेयर फॉल ठीक रहेगा। जी थैंक यू डॉक्टर पंकज। जिन लोगों को मानसून या गर्मी के मौसम में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको पता है कि आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है और अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर चेत्रा आपसे। जैसा कि अभी हमने हाइपर पिगमेंटेशन की बात की, कई बार लोगों के चेहरे पे भी आप टाइनी ब्राउन स्पॉट्स देखते हैं और जो एज के साथ बढ़ते जाते हैं, तो क्या ये भी हाइपर पिगमेंटेशन का हिस्सा है या दिस इज समथिंग एल्स? You're talking about tiny brown spots, है ना? राइट। Yeah. So ज्यादातर Dr. Chatra, I'll add to this question. Not only on face, in fact, we see कि older age में लोगों के hands में भी हो जाते हैं, means full body में कुछ brown spots होने लगते हैं, तो उनके क्या कारण हैं? Got it. So अगर चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स आती है और अगर
स्किन का कलर थोड़ा लाइटर या फेयर शेड पे है तो ये ज्यादातर फ्रेकल्स होता है. इट्स नॉट डार्क मार्क्स एज इन हाइपर पिगमेंटेशन बिकॉज कि कोई इरिटेशन हुआ, बट जेनेटिकली ये ऑलरेडी प्रीसेट है आपका जेनेटिक्स में. ये हेरिडिटरी या जेनेटिक्स बोलते हैं. तो इससे क्या होता है, फ्रेकल्स कॉमनली स्मॉल लाइट ब्राउन स्पॉट्स आ जाती है यहाँ चेहरे पे, स्पेशली चीक पे और नोज पे ज्यादातर. और जब भी आप धूप पे जाएंगे ये ज्यादा हो जाती है. तो अपने आप थोड़ा कम होता है बट परमानेंटली रहता है. इसको ट्रीटमेंट लेजर से करवा सकते हैं, बट करवाने से क्या होता है ये चले जाता है, बट जब भी आप धूप में जाएंगे फिर आप देखेंगे कि फ्रेकल्स वापस आए आपके फेस पे. बस सनस्क्रीन ऑलवेज लगाना पड़ेगा. सेकेंड टाइप होता है जब वो छोटा दाग हो और उसका थोड़ा हेड जैसा होता है. जैसे आप ऐसे करेंगे तो वो आपको नॉट जस्ट दिखेगा बट फील भी होगा. तो इसको हम स्किन टैग्स बोलते हैं. स्किन टैग्स जहाँ स्किन थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है और वो लोग उसको वॉर्ट समझते हैं. ये वॉर्ट नहीं है, टच करने से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, किसी और के लिए इन्फेक्शन नहीं होता, बट ये अपने आप जब आपका स्किन एजिंग होता है, एक एजिंग प्रोसेस है, तो इसमें आपका स्किन टैग आएगा. तो इसको कॉटरी करवा सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और ये गिर जाएगा 5 दिन के बाद. जब आता है बॉडी और हैंड्स का जो आपने बात किया, ये भी एजिंग का स्पॉट है. एज रिलेटेड पिगमेंटेशन बोलते हैं इसको. इसको हम सोलर लेंटिडिन्स या सोलर केराटोसिस के नाम में बुलाते हैं, या एक्टिनिक केराटोसिस जब उसका ऊपर रफ होता है. ये जब हम टिपिकली 40 के ऊपर के लोग में ये दिखता है, जो भी सन एक्सपोज एरियाज है आपका बॉडी में. और टिपिकली लोग बाइक चलाते हैं तो हाथ ऐसे होता है, तो यही एक्सपोज है. ड्राइविंग करेंगे तो यही एक्सपोज है. सबका एक्सपोज ज्यादा यही है बॉडी का एरिया. तो इससे वो पैचेस जैसा, ब्राउन पैचेस जैसे आते हैं. और प्रोटेक्शन होता है सनस्क्रीन, बट इसका निकाल सकते हैं केमिकल पील्स, डीप केमिकल पील्स, या लेजर से निकाल सकते हैं. ग्रेट. सो जिनका भी ये सवाल था, आई एम श्योर आपको इसका जवाब मिल गया होगा. अगला सवाल है मेरा डॉक्टर पंकज आपसे. अभी हम कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे कि जिनको कोविड हुआ उनको हेयर फॉल की भी समस्या हुई. सिमिलरली जिनको भी कोविड हुआ उनको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हुए. तो ऐसे लोग जिनको ये दोनों स्किन या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, उससे वो अब कैसे, उसका क्या ट्रीटमेंट्स है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आगे चल के उनको किन बातों का ख्याल रखना है? पोस्ट कोविड हेयर लॉस का जो प्रमुख कारण है वो एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं टीलोजन इफ्लूवियम. ये साइंटिफिक नेम है. अब ये है क्या? कोविड एक तरह का स्ट्रेस है. बॉडी पे एक बहुत ही मेजर स्ट्रेस आता है, फिजिकल स्ट्रेस, और बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है. इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी जितने भी नॉन एसेंशियल फंक्शंस हैं उनसे सारा जो ध्यान है वो हटा के अपने सेंट्रल फंक्शंस पे फोकस करती है, क्योंकि बॉडी को सर्वाइव करना है, डिजीज से फाइट करना है. तो इसकी वजह से जो बाल है उनके न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होती है, बिकॉज हमारे बाल तो नॉन एसेंशियल है, कोई बायोलॉजिकल काम नहीं करते वो. इसकी वजह से बालों को एक शॉक लगता है, और उसकी शॉक की वजह से वो एक जो ग्रोइंग फेज होता है उससे प्रीमैच्योरली, समय से पहले शेडिंग फेज में चले जाता है. और इसकी वजह से टिपिकली 6 to 8 वीक्स लेटर, 6 से 8 हफ्ते के बाद मैसिव हेयर फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा हेयर साइकिल था वो डिस्टर्ब हो गया. अब ये अगर आपको फीवर रहा है कोविड के वक्त 3 से 4 दिन, और मॉडरेट टू सीवियर कोविड रहा है, तो इस हेयर फॉल का होना तय है, इसको आप रोक नहीं सकते. हाँ, लेकिन आपको ये समझना है कि ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है. इसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये खुद ब खुद 6 मंथ्स के अंदर ठीक हो जाता है. 3 से 4 महीने तक बाल गिरते हैं, उसके बाद उनकी रिकवरी शुरू हो जाती है और वो ग्रो कर जाता है. बट कुछ लोगों में ये क्रोनिक भी हो सकता है, लंबे समय तक भी गिर सकता है. अब इसके लिए करना क्या है? बात फिर से वही आती है, न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच डाइट, मल्टीविटामिन्स. ऑल्सो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि कई बार ऐसा आपको लग सकता है कि ये टीलोजन इफ्लूवियम है, बट वो हो सकता है कोई और कंडीशन हो. तो ये हो गया बालों का. कई बार ऐसा होता है कि 3 से 4 महीने तक शेडिंग होती रहती है, वो कंट्रोल नहीं होती. हम वेट करते रहते हैं कि बाल, हाँ डॉक्टर ने तो बताया था कि वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, बट वो ठीक नहीं होते. तो ऐसे कंडीशन में ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे PRP थेरेपी, कुछ सोल्यूशंस हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बाल खुद ब खुद रीग्रो कर जाता है. स्किन में
मेजर जो हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं वो ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से देखने को मिलते हैं। जैसे हमें पता है कि कोविड एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो इसकी वजह से कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स को रैशेस शुरू हो गए, जिनको अर्टिकेरिया बोलते हैं। उनको अचानक से इचिंग शुरू हो जाती है बॉडी में। कई लोगों को कई जगह पे एक्जिमा हो गया। कई लोगों को हर्पीज ज़ॉस्टर जैसी कंडीशन हो गई, जो एक पेनफुल रैश होता है। तो ये सारी कंडीशंस ऑल्टर्ड इम्यूनिटी की वजह से होती हैं, जिनके ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने किसी पास के डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अब इस पूरे कोविड एरा में हमें दो चीजें और देखने को मिली है स्किन से रिलेटेड। एक है हैंड डर्मेटाइटिस। आपने देखा होगा अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर मेरे फिंगर्स के बीच में रैश हो गया, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। और इसका जो मेन कारण है वो है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर। अब सैनिटाइजर से तो हम बच नहीं सकते कोविड एरा में, हमें सैनिटाइज करने पड़ते हैं हैंड्स। बट जितने भी सैनिटाइजर्स हैं, चूंकि ये अल्कोहलिक हैं, ये हमारी स्किन के बैरियर को डैमेज करते हैं। तो जितनी बार भी आप हैंड्स को सैनिटाइज करें, कोशिश करें कि उसके बाद एक अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, तो आपको ये जो हैंड डर्मेटाइटिस है ये चीज नहीं होगी। कुछ लोगों को लेटेक्स के जो ग्लव्स हैं उनसे भी एलर्जीज हो रही है, तो छोटे छोटे पानी से भरे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है। तो अगर आपको इस तरह से फील होता है तो लेटेक्स की जगह नॉन लेटेक्स ग्लव्स का प्रयोग करें। और दूसरी जो प्रमुख चीज हमें देखने को मिलती है वो है मास्क एक्ने, जो कि हमें मास्क पहनना पड़ता है एक्सटेंडेड आवर्स के लिए। तो कई सारे लोगों को यहाँ पे पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि दिन में 2 बार अपने फेस को क्लेंस करें। एक ही मास्क को बहुत कई दिनों तक इस्तेमाल ना करें। एक मॉइस्चराइजर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ग्रीजी नहीं होना चाहिए, वो वाटर बेस्ड होना चाहिए। और कुछ फेस वॉश है ओवर द काउंटर अवेलेबल है, जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर मैं एक पंकज, ये पॉइंट बहुत ऐड करूं? जी जी Can I बिल्कुल। add Yes, one please. point? Yes, या please. श्योर। डॉक्टर पंकज, आपको नहीं लगता कि सबका न्यूट्रिशन स्टेटस में एवरीबडी अपना न्यूट्रिशन में सब प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स नहीं लेते? तो हम क्या करते हैं हमारा प्रैक्टिस में एक्चुअली, जब किसी को थैलोजेन एफ्लुमेन होता है पोस्ट कोविड का हेयर फॉल जिसको ज्यादा होता है, अपने आप ग्रो हो सकती है, बट समटाइम्स थिनर हेयर निकलती है, इस हेयर का वॉल्यूम कम हो जाता है, नहीं तो ब्रिटलनेस आ जाती है और बाल जल्दी ब्रेक होती है। तो इसलिए हम ऑलवेज सप्लीमेंटेशन 3 से 4 महीने के लिए दे देते हैं, जिसको थैलोजेन एफ्लुविम है। और जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला, जब भी हेयर फॉल होता है आप जाके एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर दीजिए। आजकल ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये हेयर फॉल अपने आप ग्रो हो सकता है, बट सेम वॉल्यूम आएगा इसका 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। न्यूट्रिशन एक है, स्ट्रेस लेवल एक है, आपका जो क्लेंजिंग बाल का रूटीन है वो एक होता है, तो हार्मोन चेंजेस भी इम्पैक्ट करते हैं स्पेशली वुमेन के लिए। तो इम्पोर्टेंट कि आप एक बार न्यूट्रिशन सप्लीमेंट 4 मंथ का कर दीजिए, तो आपका बाल वॉल्यूम निकल जाएगा। राइट थैंक यू डॉक्टर चत्रा। आपने जैसा अगर जो लोग स्किन या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आफ्टर कोविड, तो वो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनसे कंसल्ट जरूर करें। मेरा अगला सवाल डॉक्टर चत्रा आपसे ही है। आप ड्राई स्किन भी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो उसके पीछे क्या कॉजेस हो सकते हैं? आप क्या टिप्स दे सकती है जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है? ड्राई स्किन होता है, लाइक टिपिकली अगर आपका स्किन नॉर्मल था या ऑयली था, बट अभी ड्राई पैचेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम यूजली कॉज देखते हैं। ड्राइनेस के साथ डिहाइड्रेशन भी आ सकती है। ड्राइनेस होता है लैक ऑफ ऑयल, तो वो होता है, और डिहाइड्रेशन होता है लैक ऑफ वाटर। ये दोनों अलग तरीके से होता है, बट दोनों एक ही जैसे दिखता है ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या होता है, ड्राई पैचेस होता है, स्किन का फ्लेकिंग हो जाता है, स्पॉट फ्लेकिंग हो सकता है, और वो फैट ज्यादा इरिटेशन से व्हाइट भी निकल सकता है। लाइक लोग समझ लेंगे कि उनको विटिलाइगो या लुकोडर्मा हो गया, बट एक्चुअली ये एक्सेसिव ड्राइनेस हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, जब वो अपना फेस वॉश करेंगे तो उनका स्किन इमीडिएटली बहुत टाइट जैसे लगता है, जैसे किसी ने उसको खींच रहा। पानी पीने से नहीं होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, बिकॉज जब इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसको हम एक्टिवेटेड वाटर बोलते हैं। तो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, लाइक सेल के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो
इलेक्ट्रोलाइट वाटर, सो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं। तो आपका वजन के हिसाब से वाटर पीना है, मिनिमम 1.5 लीटर्स पर डे, और हर 5 किलो इंक्रीज उसके ऊपर अबाउ 55 up to 60 kilos you take 1.5 liter, 60 to 65 add और 500 ml। तो ऐसे कैलकुलेट करके आपका वाटर बैलेंस। सेकेंड, जो आपका प्रोटेक्शन, सेकेंड, क्योंकि जब भी हम बैठे हैं एसी में बैठे हैं या हीटिंग फैसिलिटी में बैठे हैं, तो ह्यूमिडिटी से और एटमॉस्फेयर का चेंजेस से अपना शरीर से जो पानी है, हाइड्रेशन और हाइलोनिक एसिड निकल जाता है। तो अगर आप एसी ऑफिस में बैठे हो, एसी एनवायरनमेंट में बैठे हो, तो एक ह्यूमिडिफायर रखिए आपके पास, नहीं तो एक बड़ा बोल का पानी रखिए, क्योंकि उसका बोल से पानी निकलेगा, बट आपका शरीर से नहीं, क्योंकि जो सोर्स ज्यादा वाटर है वहां से पानी निकलेगा। तो ये एक वे है प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा है जो आप अपने आप के लगाएंगे, सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। नाउ डॉक्टर पंकज ने अभी बोला था कि एक मॉइस्चराइजर लगाइए जो आपका स्किन का फिल्म या बैरियर फंक्शन बन सकता है। ऐसे ही हम सेरामाइड बोलते हैं, क्योंकि सेरामाइड जो है आपका स्किन का नेचुरल स्किन बैरियर में ऑलरेडी है। तो ये सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए जो ड्राई स्किन हो या डिहाइड्रेटेड स्किन हो। इसमें विटामिन ई का एडिटिव देखिए, हाइलोनिक एसिड या सोडियम हाइलोनेट का एडिटिव देखिए, ये लगाने से हेल्पफुल होता है। और सप्लीमेंट्स, विटामिन ई सप्लीमेंट्स लेने से, और फिश ऑयल अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ओमेगा कैप्सूल, ये भी हेल्प करेगा। अगर आप लेडी हो और एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्राइनेस, ये आपका एस्ट्रोजन चेंजेस या थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकती है, तो एक बार चेक करवाइए। अगर ये ड्राइनेस ये सब करने से फिर भी 2 महीने के बाद परसिस्टेंट है, तो एक बार चेक करवा दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर छात्रा, एंड आई एम श्योर आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर पंकज आपसे कि एज एन एक्सपर्ट आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे अलग अलग कंडीशंस के, अलग अलग ट्रीटमेंट्स जिनको रिक्वायर्ड है। सो व्हाट आर द कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स पीपल डू, अगर आप शेयर करना चाहें तो। सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग पीपल बिहेव लाइक कॉपी कैट्स दीस डेज। उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा कि हाँ मेरी फेवरेट ब्लॉगर ये यूज कर रही है, दे ऑर्डर द सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन, दे स्टार्ट यूजिंग इट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है। सबके स्किन अलग होते हैं, आपको अपने स्किन टाइप का पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए जितने भी लोग हैं सबको एक बार जरूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, सो दैट आपको पता चले आपका स्किन टाइप क्या है और आपको किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। अब फॉर एग्जाम्पल रेटिनॉल का यूज बड़ा प्रचलित है, जिसको भी आप हम रेटिनॉल इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इज अ विटामिन ए बेस्ड मॉलिक्यूल एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर एंटी एजिंग। बट रेटिनॉल सबको सूट नहीं करता। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपकी स्किन अगर ड्राई है और आपने रेटिनॉल यूज कर दिया, आपको रैशेज आ जाएंगे, आपको इचिंग शुरू हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि नहीं रेटिनॉल तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। रेटिनॉल अच्छा प्रोडक्ट है बट आपके लिए नहीं, बिकॉज योर स्किन टाइप इज नॉट सुटेबल फॉर दैट। सो नो योर स्किन टाइप, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लेंगे, इट मे क्रिएट डर्मेटाइटिस, आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको एक्जिमा हो सकता है उस प्रोडक्ट से। सो द क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस चीज की, अब जैसे सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन लोग इतना सा लगाते हैं बिल्कुल राइस के 2 दाने के बराबर, बिकॉज इट मेक्स स्किन लिटिल व्हाइटिश, वो से बचते हैं। उतनी सनस्क्रीन लगाने का कोई यूज नहीं है। आप जैसे ही सनलाइट में जाएंगे आपको सनबर्न्स हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी। और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे आप बोलेंगे कि डॉक्टर मैं तो सनस्क्रीन यूज करती हूँ फिर भी मुझे टैनिंग हो गई, बट यू विल नॉट टेल दैट हाउ मच क्वांटिटी यू यूज, आप कितनी सनस्क्रीन लगाते हैं। सो क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, द सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपको किस सीक्वेंस में चीजें यूज करनी है। कई बार लोग आते हैं वो सबसे पहले सनस्क्रीन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर जब उनका मन किया तो टोनर लगा लेते हैं। सो दैट इज नॉट द वे आउट। सो प्रॉपर सीक्वेंसिंग। एंड फोर्थ, द चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपको सी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री। हर दिन एक नया ब्रांड आता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेके। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, और तब जाके आपको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो ये सारे मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है।
हमें जो भी दिखा कि हाँ इसकी तो पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड दिस इज वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, सो दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट. नो, you should not choose a product like this. Your skin is not a laboratory. Don't experiment. See a qualified dermatologist, then choose your products and continue. मेरा सवाल ये है, इनफैक्ट यूजर का एक सवाल आ रहा है कि स्किन इन्फेक्शंस जनरली बढ़ते हैं, कोविड में भी बढ़े जैसे कि डॉक्टर पंकज ने बताया, और एलर्जीज भी बढ़ी ह्यूमिड वेदर्स में. सो इसके रीजंस क्या हैं कि मतलब एलर्जी जो लोगों को बार बार एलर्जी होती है उसके क्या रीजंस हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं? जो सवाल आपने पूछा एक्चुअली वेरी मेडिकल है. तो बिना हिस्ट्री लिए बिना हम बता भी नहीं सकते क्यों एलर्जीज हो रही है. एलर्जीज का मल्टीपल रीजंस होता है. एक इनेन एलर्जी, जो अगर आप बचपन से ही एलर्जिक टाइप ऑफ स्किन हो, इसको एटोपिक एक्जिमा बोलते हैं, तो इनका सेंसिटाइव स्किन टाइप है और उनको मालूम होता है कि उनका ट्रिगर क्या होता है एलर्जी के लिए. दूसरा होता है कि they were completely fine और suddenly उनका स्किन एलर्जिक हुआ, उनको suddenly रैशेस आ रहा है, हाइज आ रहा है एक्सेट्रा, तो इसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं. तो ये सब जैसे सिचुएशंस है, इसमें हिस्ट्री इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हम निकालेंगे इंफॉर्मेशन कि क्या यूज कर रहे थे इतने साल से. अगर कुछ चेंज हुआ आपके एप्लीकेशन में, अपने डाइट में या आपके रिचुअल्स में जो आप करते हो, अगर आप सडनली एक्सरसाइज किया, अगर डाइट का चेंज हुआ, अगर आपका कपड़ा का चेंज भी हुआ, ये सब ट्रिगर होता है एलर्जीज का स्किन में. तो एलर्जीज जो है एक्चुअली ऐसे ही बताने में इट्स वेरी टफ ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट जो भी आपको मैंने रखना है, आप अपना फूड हैबिट्स में मैंने रखिए, आपका एक्सरसाइज रूटीन में मैंने रखिए, आपका हार्ट रेट ट्रैक कीजिए. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपका हार्ट रेट 120 से ज्यादा हुआ तो ये भी एलर्जिक जैसा रिएक्शन भी ट्रिगर कर सकता है. रैशेस, हीट रैशेस हो सकता है, कोल्ड रैशेस हो सकती है. सेकेंड थिंग, आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे ये मानसून सीजन में बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, जो जॉइंट्स है अंदर का, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी और हीट इन जगह में आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो ये सब जो से इन्फेक्शन और एलर्जी का ट्रिगर हो सकता है. जब ये होता है, जब आप डॉक्टर के पास आएंगे, पहले एंटी एलर्जिक टैबलेट देंगे, फिर देखिए अगर ज्यादा हो तो स्टेरॉइड मेडिकेशन यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन केस टू केस. एक चीज में और इसमें और छोटी सी ऐड करना चाहूंगा. जैसे आपने पूछा कि इसका कारण क्या है, तो कोविड एक डिजीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मेजर तरीके से ऑल्टर करती है. इनफैक्ट कोविड में जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डेथ्स हैं, उनका कारण ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है. साइटोकिन स्टॉर्म का आपने जैसे नाम सुना होगा, जो पेशेंट आईसीयू में एडमिटेड होते हैं. तो कोविड की वजह से जो ऑल्टर्ड इम्यूनिटी है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा केसेस देख रहे हैं जिसमें पेशेंट्स को एलर्जीज हो रही हैं, रैशेस हो रहे हैं. जो पहले नॉर्मल थे वो भी कंप्लेन करके आ रहे हैं कि मुझे रैशेस आ जाते हैं, जिसको पित्ती उछलना बोलते हैं या अर्टिकेरिया बोलते हैं. और कई ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने रिसेंटली वैक्सीनेशन लिया है, उनमें भी हम देख रहे हैं कि कई बार कुछ दिनों तक एलर्जिक सिम्टम्स रहते हैं. तो इनसे घबराएं नहीं, ये शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं और दे कैन इजिली बी टैकल्ड. बट मेन इशू इज ऑर्डर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. और बाकी जो मैंने जैसा आपको बताया कि दूसरे जो एलर्जीज हैं वो कॉन्टैक्ट एलर्जीज हैं, सैनिटाइजर से एलर्जीज, ग्लव्स से एलर्जीज, मास्क का जो फैब्रिक है उससे एलर्जीज और रैशेज आना, दे कैन बी ट्रीटेड. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज एंड डॉक्टर चित्रा, अपना कीमती समय हमारे साथ हमारे लिए निकालने के लिए, और हमारे दर्शकों के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपने काफी अच्छे से दिया. और सवाल हमारे पास और भी आ रहे हैं लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं. हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. रूही, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. अब नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हम फिर मिलेंगे नए एक्सपर्ट्स के साथ, एक नए हेल्थ टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया.